So hi guys, we'll be starting with the next topic, which are the contemporary debates in on legal pluralism, feminist jurisprudence, law and economics. So we'll straight away follow a drill in which we'll be discussing the same on a blank page. So first of all, in feminist jurisprudence and the law and economics movement, they represent two contrasting yet critically engaged schools of legal thought. While law and economics applies neoclassical economic principles such as efficiency, rationality, and wealth maximization to analyze and reform legal rules, feminist jurisprudence critiques the law for its historical and systematic perpetuation of patriarchal structures of gender inequality. राइट, तो इसको हम सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, जस्ट अ सेकेंड. या So, first of all, we'll read about feminist jurisprudence, then law and economics movement. Right. So, for that, first of all, what is feminist jurisprudence? We have to understand. They argue that law, for its historical perspective, law को हम जितना भी पुराना देखें n number of time के लिए, उन्होंने जेंडर इनइक्वालिटी के स्ट्रक्चर को और मजबूत किया है. ठीक है. फेमिनिस्ट ज्यूरिस्प्रूडेंस उसके अगेंस्ट है. ये फेमिनिस्ट मूवमेंट के अंदर ही आता है कि फीमेल इनइक्वालिटी खत्म हो. राइट. और पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर हैं जो सोसाइटी के स्ट्रक्चर्स of society should be ended. Right. So that is the thought process of feminist jurisprudence jurists. फेमिनिस्ट मूवमेंट के साथ ये स्टार्ट हुई थी, उसके थोड़े से बाद स्टार्ट हुई थी ये इसको एक्सप्लोर करना. अगेन ग्रीक फिलोसोफर्स के टाइम पे थोड़ा बहुत इसके बारे में बात शुरू हो गई थी, लेकिन उसके बाद बेसिक टू बेसिक इंडिया में तो यार ये बहुत ही लेट आया है, सच बताऊं तो. बट इनका आर्ग्यूमेंट यही है कि फीमेल इनइक्वालिटी ना हो, सब इक्वल हो, जेंडर इनइक्वालिटी ना हो. राइट. इनका आर्ग्यूमेंट एक और ये है कि जो लॉ एंड इकोनॉमिक्स के जो अजम्पशंस हैं वो फंडामेंटली फ्लॉड है. लॉ एंड इकोनॉमिक्स के जो अजम्पशंस हैं दे आर फंडामेंटली flawed. Just give me a second, guys. I'm receiving a call. Sorry for that. Really sorry. I apologize for my gustaki. So yeah. So इनका आर्ग्यूमेंट यही था कि जो लॉ एंड इकोनॉमिक स्कॉलर्स के assumptions है those are fundamentally flawed. They challenge the law and economics model of the rational actor, pointing out that this model often ignores the social, economic, and cultural realities that constrain women's choices. For example, there is this law and economic approach for family law, which might view divorce as a simple contract termination. Right.
बट जो इमोशनल एस्पेक्ट है वो उसको जोड़ते नहीं, राइट। इट फेल्स टू नॉट अकाउंट फॉर द अनपेड लेबर एंड केयर गिविंग रोल्स ट्रेडिशनली परफॉर्म्ड बाय वुमेन। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट में कौन बताएगा? ठीक है, जो मेंटली उनके ऊपर एक बहुत बड़ा स्तंभ क्रिएट हुआ है, जो कंपल्जन क्रिएट होती है। ठीक है, अगर खुदा ना खास्ता एक बच्चा भी है, तो उसका डिवीजन किस तरीके से होगा, तो वो सब इस पर डिपेंड करेगा। Feminist critiques also highlight that law and economics focus on efficiency often overlooks issues of fairness and justice, particularly for marginalized groups. They argue that a system can be efficient in law and economic sense while still being deeply inequitable. मतलब ये कह रहे हैं कि एक बैलेंस क्रिएट करना बहुत जरूरी है। वो सिर्फ एक चीज को कॉन्ट्रैक्ट की तरीके से देखते हैं। ठीक है, लेकिन फेमिनिस्ट ज्यूरिस्प्रूडेंस ये कहते हैं कि जो अंडर वैल्यूएशन हुई है वुमेन की इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन की, वो हाईलाइट नहीं होती है कहीं पर। तो इस बारे में फेमिनिस्ट ज्यूरिस्ट बात करते हैं, इसका हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब हमने समझ लिया कि फेमिनिस्ट ज्यूरिस्ट किस किस बारे में बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, लॉ एंड इकोनॉमिक मूवमेंट में यही था जो मैं आपको बता रहा था इससे पहले, कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट अप्लाइज टू न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स। Right, we have to remember that first of all, which are efficiency, rationality, and wealth maximization। Right? तो इनका आर्ग्यूमेंट यही है कि हमें इन चीजों के बारे में सोचना है। फेमिनिस्ट ज्यूरिस्प्रूडेंस यहीं पे ही कहते हैं कि यार ये तो बहुत खराब सोच है, ये आधी चीजों को तो नोट में डालते ही नहीं है, राइट। ये हो गया। अब इंडिया में फेमिनिस्ट ज्यूरिस्प्रूडेंस किस तरीके से बढ़ी, उसके बारे में हम पढ़ते हैं, राइट। In India, the feminist jurisprudence has directly engaged with these debates, particularly concerning property and inheritance roles. इंडिया में they are especially for property and inheritance laws. Remember that. Historical, Historically, personal laws often based on religious texts created significant gender inequality. Example being the Great Manusmriti. That was sarcasm, guys. Not great at all, I guess. The Indian judiciary, along with legal scholars or activists, they have used the framework of feminist jurisprudence to advocate for reforms and interpret existing laws in a manner that promotes gender inequality। ठीक है, तो अब इसमें जुडिशरी का रोल कहाँ क्रिएट होता है? जुडिशरी, they have used this framework of feminist jurisprudence, especially in India, to create a framework for feminist jurisprudence and interpret existing laws। उन्होंने existing laws को interpret किया, existing laws को interpret किया और intertwine किया with feminist jurisprudence। ठीक है, then we have property inheritance laws as well। इसी में कंटिन्यू करना पड़ेगा, राइट। प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस लॉज, हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है, while a landmark, it was a landmark reform at that particular moment of time, but it still had discriminatory provisions। It primarily recognized the coparcenary system, where the male lineage had a birthright to ancestral property, which is bad and sad, while daughters were excluded
This legal framework was a reflection of the patriarchal norms in our society, and it was challenged through feminist lens. The critique was that it denied women economic independence and perpetuated their subordinate status. वो और बढ़ावा दे रहा था वुमेन को सबॉर्डिनेट करने के लिए, जो बहुत ही दुखद बात थी। राइट। उसके बाद ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये 1956 की बात है जब आया था। उसके बाद 2005 में अमेंडमेंट आया। इट वॉज अ डायरेक्ट रिजल्ट दिस अमेंडमेंट वॉज अ डायरेक्ट रिजल्ट of advocacy and legal battles for decades. Right. This amendment granted daughters the same rights as son in ancestral property by birth. Daughters were given same right as son, which is very important to understand. There was this case of Prakash versus Phulvati, which initially held that 2005 amendment was not retrospective. However, this was later overruled in Supreme Court in Vinita Sharma versus Rakesh Sharma. The court unequivocally held that daughter's right to coparcenary property is by birth and is not dependent on her father being alive on the date of amendment or not. ठीक है, तो इसको रेट्रोस्पेक्टिव मेजर दे दिया गया। अब रेट्रोस्पेक्टिव मेजर का अगर आप में से किसी ने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है तो कौन सा आर्टिकल कहता है कि रेट्रोस्पेक्टिव मेजर्स होने चाहिए, वो आप मुझे कमेंट में बताइए। ठीक है, हमने दो केसेस की बात करी यहाँ पे। पहला था प्रकाश वर्सेस फूलवती। प्रकाश वर्सेस फूलवती। फूलवती। एंड देन it was Vinita Sharma versus Rakesh Sharma. Sharma versus राकेश शर्मा। ठीक है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब धीरे धीरे ये जो जूरिस्प्रूडेंस थी वो इवॉल्व हुई फॉर मेंटेनेंस एंड इकोनॉमिक्स राइट्स पे भी। मेंटेनेंस एंड इकोनॉमिक राइट्स, यहाँ पे डेवलपमेंट शुरू हुई। The feminist jurisprudence is very much essential for the development of these two rights as well, right? A major case was B.S. Ranganathan versus B.N. Anasuya. It is a very relevant example as well. It is a 2019 case, if I'm right. While the case primarily dealt with inheritance, the broader judicial approach in such matters reflect an increasing recognition of economic contribution of women, even if they are not traditionally monetized. Furthermore, in cases like in concerning maintenance as well, there is a great feminist jurisprudence which is involved. But इसमें क्या था, ये बेसिकली इनहेरिटेंस का केस था दोस्तों। इनहेरिटेंस का केस था। इनहेरिटेंस का केस था और इसमें वुमेन के इकोनॉमिक कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में बात हुई थी। के बारे में बात हुई थी, राइट। देन वी हैड द केस ऑफ वेलुस्वामी वर्सेस पच्चायम्मल। डी वेलुस्वामी। डी वेलुस्वामी वर्सेस पट्टायम्मल। ठीक है, इसमें द कोर्ट्स हैव एक्सपैंडेड द डेफिनेशन ऑफ फैमिली and maintenance, moving away from a narrow patriarchal understanding of a woman's economical dependence. ठीक है, फैमिली की डेफिनेशन हैज बीन एक्सपैंडेड। ठीक है,
So these cases demonstrate a critical shift in Indian jurisprudence, where the law is no longer viewed as a gender neutral instrument, but as a site for challenging and transforming patriarchal norms. The ongoing debates fueled by feminist jurisprudence aim to create a legal system that accounts for and values women's experiences. Very important to understand that. राइट, नोट्स क्या है? पहले लीगल प्लूरलिज्म पे हम लोग देखते हैं. प्लूरलिज्म, प्लूरलिज्म का मतलब क्या हुआ? इट रिकग्नाइजेज को एग्जिस्टिंग नॉर्मेटिव ऑर्डर्स. प्लूरलिज्म में यही हम बता सकते हैं कि एक चीज पे स्थित नहीं है सिर्फ लॉ. लॉ इज चेंजिंग विद सोसाइटी. दैट इज व्हाट द कवि इज ट्राइंग टू से हियर, right? Then we have to understand that personal laws interact with constitutional norms, producing rights scrutiny rooted in equality and dignity. At the end, pluralism आता किस क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि इक्वालिटी और डिग्निटी का कॉन्सेप्ट हम लोग ज्यादा समझ रहे हैं, स्पेशली द लीगल स्कॉलर्स और द ज्यूरिस्ट और द जजेस, राइट? So that is the example. Feminist jurisprudence advances substantive equality and interrogates structural bias. Indian case law has progressively recognized workplace safety, inheritance equality, reproductive autonomy, and equality in criminal law at the same time. Law and economics में क्या क्या बात होती है? It evaluates rules via efficiency, incentives, and cost benefit, influencing antitrust, taxation, and regulatory design in India's policy jurisprudence. देखिए, मैंने आपको फेमिनिस्ट के बारे में काफी बताया. आइडियली इकोनॉमिक जस्टिस का भी कॉन्सेप्ट आता है, जिसको हमें समझना बहुत जरूरी है. और इकोनॉमिक जस्टिस का जो प्रोस्पेक्ट है वो थ्रू डीपीएसपी के लेंस भी हमें देखना पड़ेगा, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है. ठीक है, जो जस्टिस लिखा गया है प्रियम्बल में, उसमें भी उसको भी हमें इकोनॉमिक जस्टिस के लेंस से देखना पड़ेगा. वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अगर देश को बढ़ना है तो इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड होनी बहुत जरूरी है. जहां तक फेमिनिस्ट ज्यूरिस्प्रूडेंस, हाँ, वो एक पर्टिकुलर जेंडर के लिए है, लेकिन इकोनॉमिक जस्टिस इज इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर. ठीक है, अगर देश को बढ़ना है, ठीक है, या एक पर्टिकुलर स्टेट को बढ़ना है, तो economic justice is very important, and that is why law and economics are, intertwined with each other a lot. For example, आरबीआई यार इकोनॉमिक्स पे है, पूरा इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट है आरबीआई, लेकिन वो गवर्न क्यों हो रहा है? थ्रू अ लॉ विच इज आरबीआई एक्ट ऑफ 1935. ठीक है, तो इस वजह से हमें उन चीजों को देखना है, इस नजरिए से हमें उन चीजों को देखना है. ठीक है, सब केस से रिवीजन की समरी है. प्लूरलिज्म मीट्स कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, से मैंने आपको बता दिया है. ठीक है, डिबेट्स ये है. एमसीक्यूज, विशाखा लेड टू पॉश एक्ट, मैरी रॉय का सिग्निफिकेंस क्या था, यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं. इक्वल इनहेरिटेंस फॉर क्रिश्चियन वुमेन इन केरला, जोसेफ शाइन के केस में अडल्ट्री को डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया था. देन शायरा बानो की जजमेंट थी ट्रिपल तलाक के बारे में. एक्स वर्सेस फैमिली हेल्थ वेलफेयर का केस अभी रिसेंटली आया था, विच गिव अबॉर्शन राइट्स टू अनमैरिड वुमेन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, सॉरी गाइस, सॉरी सॉरी सॉरी. यस, जोसेफ शाइन अडल्ट्री, एक्स अबॉर्शन वाला केस था. कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरालिटी पॉलिसीज क्या कहती है? अलाइनमेंट विद सोशल प्रैक्टिसेस विद राइट्स. दिस इज इट फॉर द दिस थिंग jurisprudence राइट नाउ फ्रॉम माय साइड. जो जो आपको पढ़ना हो, जो जो नहीं समझ आ रहा हो, प्लीज मुझे बता दीजिए. ये मैं स्पेशली ताकि आप लोग जल्दी से पढ़ पाएं और इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट समझ पाएं jurisprudence के, इसलिए मैंने पढ़ाया है. ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया हो. ठीक है, अब आप मुझे बता दीजिए कि क्या क्या और पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, क्या क्या सही नहीं किया मैंने, ताकि मैं उस पर काम कर पाऊँ. शुक्रिया दोस्तों. विल मीट एट द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ क्रिमिनल लॉ मोस्ट प्रोबेबली, राइट? अरे ये क्या होगा? डोंट फॉरगेट टू यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर. लाइक, share and subscribe, and have a great day ahead. Bye.